तो आज फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल होमवर्क में आपको एक लास्ट क्वेश्चन देके गया था मैं। दो कैपिटल क्यू आवेश परिमाण के आवेश स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं और उनके मध्य बिंदु पर, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। तो क्यू के किस मान के लिए संपूर्ण निकाय संतुलन में होगा? क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्यू आवेश कैपिटल, ये कैपिटल क्यू आवेश, ए बिंदु, ये बी बिंदु। ए बिंदु पे भी कैपिटल क्यू आवेश, बी बिंदु पे भी कैपिटल क्यू आवेश। ये इनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है स्मॉल आर। स्मॉल आर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब इनके मध्य बिंदु पर, बीचों बीच वाले बिंदु पर, मिड पॉइंट है एम लिख देते हैं अपन। यहां पे एक स्मॉल क्यू आवेश रखा जाता है। तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी इसकी आधी दूरी होगी। ये दूरी हो जाएगी r/2 और ये दूरी हो जाएगी r/2। अब अपने को कहा गया है कि निकाय संतुलन में है, निकाय संतुलन में है। तो निकाय संतुलन में तभी होता है जब किसी आवेश पर लगने वाले सारे बल समान हो, मतलब किसी बिंदु पर परिणामी बल का मान शून्य हो। तो ये क्यू तो देख लो ऑटोमेटिकली इस पे जितना इस पे आवेश लगेगा उतना उतना इस पे भी आवेश लगेगा। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर। ये बल इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा, परिणामी बल क्या आ जाएगा? शून्य। तो इसका तो शून्य हो गया। अब ए और बी बिंदु पर अपन क्या लेते हैं? बल निकालते हैं और उसको क्या करेंगे? शून्य करेंगे। तो अपन लिख देते हैं निकाय के संतुलन के लिए एफ बी बराबर 0। बिंदु बी पर, चाहे आप ए का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिंदु बी पर ले लेते हैं अपन। बिंदु बी पर परिणामी बल जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे एफ का लेते हैं। तो एफ बी बराबर दो बल लगेंगे, एफ एम बी, सॉरी एफ बी एम, बी पर एम के कारण बल प्लस बी एफ बी ए के कारण इस पर लगने वाला बल बराबर शून्य हो जाएगा। टोटल बल क्या होना चाहिए? शून्य। अब एफ बी जो कुल बल है इस पे दो बल लगेंगे, एक इस आवेश के कारण बल लगेगा, एक इस आवेश के कारण बल लगेगा। तो टोटल बल हो गया ये। अब इस बल का मान निकालते हैं, एफ बी एफ, इसके कारण इसका बल निकालते हैं। वही कूलॉम के नियम से के आवेश है कैपिटल क्यू, दूसरा आवेश है स्मॉल क्यू और इन दोनों के बीच की दूरी है r/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इस पर इसके कारण बल निकालेंगे कूलॉम के नियम से, ए कैपिटल क्यू, दूसरा ये आवेश कैपिटल क्यू बटा बीच की दूरी r स्क्वायर बराबर 0। इसका अपसारांतर कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर बटा 4 बराबर माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर। 4 को ऊपर ले देता हूं, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर बराबर माइनस के कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर। अब देखो k से k कट हो जाएगा, कैपिटल क्यू से a कैपिटल क्यू कट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट हो गया। फाइनली बचा 4q बराबर माइनस का कैपिटल क्यू। अपने को स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए तो 4 का पक्षांतरण कर देते हैं। गुणे की चीज का पक्षांतरण होता है बट्टे में चली जाती है। q बराबर माइनस कैपिटल Q/4। तो स्मॉल q का मान -2/4 होगा
तब ये आवेश, ये निकाय संतुलन में होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें? समझ आ गया? गुड। अब कूलाम के नियम पे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब फिजिकल क्लास होगी तब मैं आपको एक सीरीज दूंगा, उसमें कूलाम के नियम पर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनका एक समावेश करके आपको दूंगा और उनको सॉल्व करेंगे। आप खुद करना, प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब अपन क्या करते हैं, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुल, बहुत सारे बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है। तो अपन ने एक आवेशों की विशेषताओं में पढ़ा था। आवेश एक आवेश क्या, कूलाम का नियम जो होता है वो द्विवस्तु अंतरक्रिया होती है। कूलाम बल जो लगता है वो दो आवेशों के मध्य, कूलाम बल जो लगता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। तो अगर निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित है, स्थिर आवेश है, तो उनके कारण किसी आवेश पर जो बल लगेगा उस बल का मान अपन अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो स्टार्टिंग की लैंग्वेज लिखते हैं अपन इसकी। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित होता है। अतः दो या दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों के कारण किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ये तो अपन ने देख लिया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। इसलिए अतः
दो या दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों के कारण किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे ही लंच के समय या स्कूल की छुट्टी होती है उस समय हम सब भागते हैं। सपोज करो कि एक क्लास के स्टूडेंट्स गेट से बाहर की ओर भागने लगते हैं और एक स्टूडेंट ठोकर खा करके नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर जाकर के 10 बच्चे और गिर जाते हैं, उसके ऊपर 10 बच्चे गिर जाते हैं। तभी आपसे आकर टीचर पूछता है कि बताओ भाई जो सबसे नीचे दबा हुआ था उस बच्चे के ऊपर कितना भार लगा, उस बच्चे ने कितना भार अनुभव किया। तो आप क्या करोगे, जो 10 बच्चे उसके ऊपर गिरे थे उन सब बच्चों को एक एक को तराजू पर रख करके तोलोगे। तराजू पर रखने मतलब जो वेट मशीन होती है उस पर खड़ा करके उनके वेट नापेंगे और सबके भारों को अपन जोड़ देंगे। तो सबके भारों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, अपने पास वो भार आ जाएगा जो सबसे नीचे दबे हुए विद्यार्थी ने अनुभव किया था। तो इसी तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि निकाय में कितने भी आवेश हो और वो सारे के सारे आवेश किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला सारा बल, उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होता है अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेश उस आवेश पर कितना बल लगाते हैं, पहला आवेश कितना लगा रहा है, दूसरा आवेश उस पर कितना बल लगा रहा है, तीसरा उस पर कितना बल लगा रहा है, चौथा उस पर कितना बल लगा रहा है। तो सारे जितने भी वहां आवेश है उन सबका अलग अलग अपन बल निकालेंगे और दो आवेशों के बीच में बल अपन कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी आवेशों का उस आवेश पर बल निकालेंगे अलग अलग और उन सभी बलों का अपन सदिश योग करेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत में ध्यान रखना, सदिश योग करेंगे, दिशा का ध्यान रखते हुए योग करेंगे। एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे और अलग अलग दिशाओं में है तो उनके घटक लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? तो इसको लिखते हैं और समझते हैं। अध्यारोपण, इसको मिटा के लिख देते हैं अपन ताकि डायग्राम भी बनाएंगे तो समझ में आएगा अपने को। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य सभी स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य प्रत्येक स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले
अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य सभी स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य प्रत्येक स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष ये कोई मैं परीक्षण आवेश ले लेता हूं Q0, जिस पे अपन बल की गणना करेंगे। जिस आवेश पे अपन कुछ भी गणना करते हैं उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले लेते हैं R0 सदिश। इस निकाय में एक आवेश पड़ा है Q1, उसका स्थिति सदिश R1। एक बिंदु आवेश पड़ा है Q2, इसका स्थिति सदिश पड़ा है R2। एक है Q3, R3 सदिश। इसी तरह से एक n सदिश है Qn सदिश और इसका Rn सदिश। इस निकाय में अपन n आवेश मान लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। इस तरह से Qn आवेश है, उनका सबका अलग अलग स्थिति सदिश है। और एक आवेश रखा अपन है परीक्षण आवेश। तो इन सभी आवेशों के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल निकालते हैं। किसी निकाय में Q0, Q1, Q2, Q3 and so on, Qn आवेश उपस्थित होते हैं, तब Q0, आप बाकी किसी भी आवेश में निकाल सकते हैं, अपन जनरल Q0 ले लेते हैं। Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F0 सदिश बराबर F01 सदिश, यानी Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F02 सदिश, Q2 के कारण Q0 पे लगने वाला बल F03, Q3 के कारण Q0 पे लगने वाला बल and hence on F0n सदिश। तो देखो, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अन्य प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब चाहे तो अपन इनकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, F0 सदिश बराबर 1/4 लिखो तो वो लिख दो, K लिखना चाहो तो K लिख दो, Q0 अपॉन R01 के सदिश के परिमाण का स्क्वायर R01 का कैप। देखो Q0 पे Q1 के कारण लगने वाला बल, तो K Q0 Q1 अपॉन इनके बीच की दूरी को अपन R01 लिख देंगे। R01 के सदिश के परिमाण का स्क्वायर R01 का कैप। अब इसका कैसे लिखेंगे कि Q0 Q2 अपॉन R02 सदिश के परिमाण
का कैप प्लस एन सॉन प्लस के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर जीरो एन सदिश के परिमाण का स्क्वायर आर जीरो एन का कैप। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि चार समान आवेश कितने को दे रखे हैं 2 माइक्रोकूलम के और उनको एक्स अक्ष पे अपन क्रमशः 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। तो x बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आवेश रखा है उस पर परिणामी बल कितना लगेगा। अच्छा सवाल है, लिखते हैं अपन प्रश्न को। क्वेश्चन इस तरह से है 2 माइक्रोकूलम के 4 बिंदु आवेश एक्स अक्ष पर क्रमशः 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तब x बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसको डायग्राम बना देते हैं तो थोड़ा इजी को भी समझ में आ जाएगा। ये x बराबर 0, ये x बराबर 2 सेंटीमीटर, ये x बराबर 4 सेंटीमीटर, ये x बराबर ले लेता हूं मैं 8 सेंटीमीटर। ये पहला आवेश Q0 लिख देता हूं इसको। Q0 बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर 1 2 3 4 देते हैं अपन समस्या नहीं। 1 ये 2 ये 3 और 4 माइक्रोकूलम की जगह ऐसे लिख देता हूं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेश है Q2, इस पे आपको परिणामी बल निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी बल। तो देखो इस आवेश के कारण इस पे जो बल लगेगा तो उसकी दिशा इधर होगी, बाकी इन 2 बलों की दिशा इधर होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु आवेश पर परिणामी बल, और आगे और जोड़ना चाहो तो आप लिख सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्योंकि देखो 4 आवेश दिए हुए हैं और एक आवेश पे बल निकालना है, तो उस केस में अपन क्या लगाएंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे, इसको लिख देता हूं F2 लिख देता हूं। F2 बराबर F2 सदिश बराबर
F2 1 सदिश प्लस F2 3 सदिश प्लस F2 4 सदिश। क्लियर? ये Q2 इस पे लगने वाला बल, F21 इसके कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा? देखो F2 सदिश बराबर एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे K Q2 Q1 अपॉन R21 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R21 का कैप प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 सदिश के परिमाण का स्क्वायर R2 सदिश का कैप K Q2 Q4 अपॉन R24 के सदिश का परिमाण का स्क्वायर R24 का कैप। ऐसे लिखते हैं। अब जिसकी जो वैल्यू रखते हैं F2 सदिश बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q1 का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बट्टा। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी 2 माइनस 0 कितनी होगी? 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो ये बल लग रहा है प्लस एक्स दिशा में। ये कौन सी दिशा है? प्लस एक्स। ये है माइनस एक्स। तो ये प्लस एक्स दिशा में चल रहा है, तो प्लस एक्स दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, इधर होता है माइनस आई कैप। इस दिशा में लग रहा है तो यहाँ एकांक सदिश आएगा प्लस का आई कैप। एक्स दिशा में एकांक सदिश आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में ए कैप होता है। प्लस इसका लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 का मान 2 इंटू 10 की घात माइनस है, 2 इंटू 10 की घात माइनस है बट्टा। अब R23 लेते हैं, R23 इन दोनों का 2 और 4 और 2 का अंतर निकालेंगे तो 2, यहाँ पे लिया जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस आई कैप, आएगा माइनस का आई कैप क्योंकि अब दिशा इधर है। प्लस इस तरह लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 बट्टा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे, 8 और 2 के बीच की दूरी ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये पहले ये निकालेंगे, अभी ये 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। इसकी दिशा भी इस तरफ है। सिंप्लीफाई कर देते हैं। F2 सदिश बराबर गुणा कर दो, भले आपको वैसे भी कटने वाला कर देते हैं। 9 दूनी 18 2 36, 36 इंटू 10 की घात माइनस 12 प्लस 3 तो माइनस का 3 बट्टा 4 आई कैप। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 36 इंटू 10 की घात माइनस 3 बट्टा 4 आई कैप माइनस 9 दूनी 18 2 36 इंटू 10 की घात माइनस 3 बट्टा 36। ठीक है ना? तो देखो इस टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो F2 बराबर यहाँ देखो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 से तो आ जाएगा आपके पास में 10 की पावर माइनस 3 आई कैप और वो भी माइनस का आई कैप, कितना भूल गया आई कैप, और पीछे मात्र लगा देंगे अपन न्यूटन। 10 की पावर माइनस 3 आई कैप न्यूटन। और एक अपने गलती करती है, सेंटीमीटर में थी दूरियां, उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया अपने। 1 मिनट 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात माइनस 4, 4 इंटू 10 की घात माइनस 4, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 4।
तो ये ऊपर आते ही हो जाएगा आपके पास में इंटू 10 की घात +4 आई कैप न्यूटन। तो F2 बराबर आ जाएगा -10 आई कैप न्यूटन। ये ध्यान रखो, दूरी को भी मीटर में चेंज करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ये R21 थी, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो 2 में 100 का भाग देंगे तो ये मीटर बदलेगी। 2 × 10 की घात -2 मीटर। फिर R3223 ये थी आपकी, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की घात -2 मीटर। और R24 ये हो गई थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 10 की घात -2 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, मीटर में चेंज करना जरूरी है। MKS में काम करते हैं फिजिक्स में, तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आज प्रैक्टिस कीजिएगा। कल अपन अध्यारोपण के सिद्धांत पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, गुड डे।